हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आज के इस वीडियो में रहेगा बालक का सामाजिक विकास और संवेगात्मक भाषा विकास कैसे होता है और इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसके आखिरी में 2 सवाल ज़रूर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो एक बालक के संवेगात्मक विकास का आधार उनके संवेग ही होते हैं। तो कुछ संवेग जैसे प्रेम, हर्ष, ये सब क्या करते हैं, सामाजिक विकास में उनका सहायक होते हैं। और कुछ संवेग जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सब जो होते हैं सामाजिक विकास को रोकते हैं। तो कुछ संवेग इस प्रकार हैं जैसे कि हो गया हर्ष, उल्लास, प्रेम, घृणा और अपना आश्चर्य, दुख और वात्सल्य, कामुकता, ये सब जो संवेग होते हैं एक बालक में पैदाइशी होते हैं। तो इन संवेगात्मक विकास को 3 चरणों में बांट लिया जाता है। सबसे पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और तीसरा अपना किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था जो कि पैदा होने के बाद से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि होती है, इसे शैशवावस्था कहते हैं। इसमें तो होता है शिशु सबसे प्रारंभ में शिशु क्रोध प्रकट करता है, करने के लिए रोता है, चिल्लाता है, ये सब करता है। और शिशु के संवेग जो होते हैं स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी वस्तु के न मिलने पर शिशु जो होता है रोने लगता है, और जैसे ही वो चीज़ उसको मिल जाती है तो वह खुश हो जाता है, रोना भूल कर वो उसको प्राप्त करके खुश हो जाता है। तो तीसरा, जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उसके संवेग जो होते हैं, संवेगों के प्रदर्शन में जो होती है परिवर्तन आने लगता है। उनके संवेग जो होते हैं मतलब स्थिर होने लगते हैं। तो उदाहरण के लिए प्रारंभ में शिशु अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मुस्कुराता है, फिर कुछ वर्षों बाद जब प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वह हंसने लगता है, और उसके बाद वह अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। शिशु के प्रारंभिक जीवन में उसके संवेगों में तीव्रता रहती है, अर्थात उसके संवेग जो रहते हैं उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसकी जो रहती है तीव्रता बहुत रहती है, और फिर परंतु ये तीव्रता जो होती है धीमे धीमे कम होने लगती है। जी हाँ, उदाहरण के लिए यदि शिशु भूखा हो तो उसे उस समय तक वह रोता है जब तक उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है। प्रारंभ में शिशु में भय का संवेग नहीं पाया जाता है, वह आग और सांप को पकड़ सकता है, परंतु धीरे धीरे उसमें भय के संवेग का विकास हो जाता है। तो शिशु जब 3 वर्ष का होता है तो वह अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करता है। इस प्रकार उसमें प्रेम के संवेग का विकास हो जाता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे स्पष्ट होता रहता है, इसी कारण उसके व्यवहार में विकास की दिशा प्राय निश्चित रहती है। अर्थात जो शैशवावस्था में बालक के संवेग होती हैं उनमें तीव्रता रहती है और धीमे धीमे उनमें स्थिरता आने लगती है। उसके बाद दूसरा बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये देखते हैं। इस अवस्था में संवेग निश्चित हो जाते हैं, अर्थात मतलब अपना थोड़ा उनमें जो तीव्रता थी उसमें थोड़ी स्थिरता आने लगती है। इस अवस्था में संवेग में जो रहती है उसमें स्थिरता आने लगती है, उनकी शक्ति भी कम हो जाती है, संवेगों को वो थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब ये बालक को उतना उत्तेजित नहीं कर पाते जितना शैशवावस्था में करते थे। इसलिए दूसरा पॉइंट है, बालक अपने संवेग परिवार में प्रदर्शित करता है, परंतु विद्यालय में ऐसा नहीं हो पाता है। अर्थात विद्यालय के वातावरण उसके कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसके संवेग उसको कंट्रोल करते हैं। विद्यालय का वातावरण बालक के संवेग को नियंत्रित करता है।
तीसरा पॉइंट, यदि विद्यालय का वातावरण भय और आतंक पर आधारित है तो बालक को संवेगों का दमन करना पड़ता है। अर्थात अगर उसके विद्यालय में उसको वातावरण जो है भय मतलब भय वाला है, टीचर्स उसके जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें जो है भय पैदा होता है और वह अपने संवेगों का उसे दमन करना पड़ता है। इसके विपरीत स्वतंत्र वातावरण में बालक के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास होता है। चौथा पॉइंट, बालक अपने व्यवहार में शिष्टता प्रदर्शित करता है। बालक में संवेगों के दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बालक अपने माता पिता या शिक्षक के सामने अपने संवेग प्रकट नहीं कर पाते हैं। अर्थात स्कूल में वह ये संवेग को जो दमन करने की मतलब प्रक्रिया सीख जाता है, तो वो घर पे भी अपने संवेगों को दमन करने लगता है। अपने माता पिता के सामने अपनी बात नहीं कह पाता है, अपने संवेग प्रकट नहीं कर पाता है। पांचवा पॉइंट, बाल्यावस्था में बालक किसी समूह का सदस्य होता है। वह एक से अधिक समूहों का भी सदस्य हो सकता है। समूह भी उस समूह का प्रभाव पड़ता है जिसका वह सदस्य होता है। अर्थात जब वह स्कूल जाता है तो वहाँ पे कई ग्रुप होते हैं, उनका मेंबर बनता है, सदस्य बनता है, और जो उस ग्रुप के उनमें जो गुण होते हैं, जैसे घृणा, ईर्ष्या, जैसे भी गुण होते हैं, वो गुण वो जो बालक होता है उसका अनुपालन करता है, उनको सीख लेता है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व बालक के संवेगात्मक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करता है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा शिक्षक होता है, शिक्षक को देखकर ही बालक उनके आचरणों पर का अनुसरण करता है। कठोर तथा डंडे पर आधारित अनुशासन बालक को वास्तव में अनुशासित नहीं कर पाता है। बालक में हीनता की भावना आ जाती है। अर्थात बालक को समझाने के लिए कठोरता और डंडे की आवश्यकता नहीं होती, उसको समझने की आवश्यकता होती है उसको, क्योंकि दंड के प्रभाव से उसमें हीनता की भावना आ जाती है, उसमें हीन भावना आने लगती है। तो अब देखते हैं पूर्व किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था जो होती है ये है अपनी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है मानविक बाल विकास के अनुसार। तो इस अवस्था में किशोर यदि स्वस्थ होता है तो उसके संवेगों में स्थिरता पाई जाती है। यदि किशोर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो उसके संवेग अस्थिर होते हैं। जी हाँ, और वह किसी एक बात पर जमा नहीं रह पाता। अर्थात यदि किशोर जो है उसका स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है तो उसके संवेगों में स्थिरता पाई जाती है। यदि वह रोगित रहता है, हमेशा बीमार रहता है, तो उसके संवेगों में स्थिरता नहीं पाई जाती है, वे हमेशा ही अस्थिर रहते हैं। दूसरा पॉइंट, किशोरावस्था में कुछ संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। मतलब कुछ जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनमें स्थिरता आ जाती है, जैसे प्रेम, दया, क्रोध और सहानुभूति। किशोर को इन पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता। किशोर दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी होता रहता है, और यदि उसे कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो वह उसको दंडित करना चाहता है। तीसरा पॉइंट, किशोरावस्था में एक समस्या यह भी होती है कि किशोर न तो किशोर समझा जाता है और ना ही प्रौढ़, अतः उसे वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होती है। कभी कभी किशोर पर्यावरण में समायोजन नहीं कर पाता है। तो किशोरावस्था से पहले आती है वयसंधि या पुबर्टी, जो कि 12 या मतलब 11-12 की उम्र की मतलब से शुरू हो जाती है। उसके बाद अपनी आती है किशोरावस्था। वयसंधि में जो होता है कि उसमें जो बालक में हार्मोनल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं, तो उस वजह से वह जो वातावरण के साथ है समायोजन नहीं कर पाता है। कभी कभी किशोर वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसे घोर निराशा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी किशोर आत्महत्या तक कर लेता है, क्योंकि वह वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। उसे किस स्थिति में क्या करना है वो डिसीजन नहीं ले पाता है। यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो वह घर से भाग जाता है। ये भी है कि बालक स्कूल की जो असफलता होती है या फिर स्कूल में या एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो फिर वो इस सदमे को या फिर इसको मतलब कैसे मैनेज किया जाए वो नहीं कर पाते हैं।
तो वो आत्महत्या, घर से भाग जाना, ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं। चौथा पॉइंट, किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बालक और बालिकाओं के व्यवहार पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि वह किशोर तथा किशोरियों पर असाधारण प्रभाव डालती है। तो किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति रहती है अपनी चरम सीमा पर रहती है, तो इसमें कई किशोर गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसके चलते हुए अपने संवेगों को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट, किशोरावस्था एक विचित्र अवस्था है। इस अवस्था में संवेगों का दमन कठिन होता है। एक किशोर एक ही प्रकार की परिस्थिति में परंतु भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग व्यवहार करता है। यदि एक अवसर पर उसे कोई बात प्रसन्न कर देती है तो यह भी हो सकता है कि दूसरे अवसर पर वही बात उसे उदास कर दे। तो इस अवस्था में किशोर की रुचियों में वृद्धि हो जाती है। हाँ जी, उस परिस्थिति में अंतर आ जाता है और जो उन रुचियों को उत्पन्न करती है। तो इस अवस्था में बालक कुछ कर गुजरने की सोचता रहता है कि हम प्लान करता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी जॉब करेंगे, बहुत कुछ करना चाहता है। तो विद्यालय का बालक के संवेगात्मक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बालक द्वारा की गई विभिन्न क्रियाएं उसमें विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति करती हैं। अर्थात विद्यालय जो होता है बालक के संवेगों को निर्धारित करने में बहुत ही डालता है, बालक के संवेगों पे, संवेगात्मक विकास पे। तो अब देखते हैं सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास। शिशु जन्म के समय ना ही तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, वह सिर्फ और सिर्फ मनोशारीरिक बालक होता है। उसके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी धीमे धीमे होता रहता है। और विकास प्रक्रिया ऐसी होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। उसका सामाजिक व्यवहार अनेक बातों से प्रभावित होता है। उसका सामाजिक व्यवहार स्थिर नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, परंतु बालक एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया शैशवावस्था में आरंभ होती है वो मृत्यु पर्यंत चलती है। तो आप देखते ही हैं कि जैसे बालक जो होता है पैदा होता है तो अपने घर के सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, तो माँ से एक जुड़ाव होता है उसका, और फिर उसके बाद अपने परिवार के संपर्क में आता है, धीमे धीमे उन्हें पहचानने लगता है। फिर उसके बाद वह शैशवावस्था में पहुँचते पहुँचते वो अपने जो आस पड़ोसी के बच्चे होते हैं उनके संपर्क में आता है। फिर उसके बाद उसका स्कूल जाना होता है। तो कैसे उसका इन सब से गुजरते हुए उसका सामाजिक विकास होता है, चलिए देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास का परिचय। शैशवावस्था में सामाजिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, प्रथम माह में शिशु साधारण आवाज़ और मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। द्वितीय माह में वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। तीसरा पॉइंट, तीसरे माह में वह अपनी माता को पहचानने लगता है। एक, माता की उपस्थिति में वह प्रसन्न होता है, परंतु माँ के चले जाने पर वह अप्रसन्नता प्रकट करता है। चौथा माह जो होता है उसमें वह व्यक्ति को आते देखकर प्रसन्न होता है। यदि उसके साथ कोई खेलता है तो वह प्रसन्न होता है। पांचवा पॉइंट, पांचवें माह में वह क्रोध प्रेम में अंतर करने लगता है। यदि कोई क्रोधित होता है तो वो डरने लगता है। छठे माह में वह परिचित व्यक्ति को पहचानने लगता है और परिचित व्यक्ति को देखकर खुश होता है, उनके जाने पर दुख होता है। आठवें माह में शिशु बोले गए शब्दों का अनुकरण करने लगता है, अर्थात जो आप बोलेंगे वही आपके पीछे पीछे सुनकर बोलता है। जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो वह उस काम को नहीं करता जिसके लिए उसे मना किया जाता है। जब शिशु 2 वर्ष का हो जाता है तो वह वयस्कों के साथ कुछ न कुछ कार्य करने लगता है। जैसे कि अगर माँ बर्तन धो रही है तो बालक जाता है माँ के साथ बर्तन धोने लगता है। यदि माँ कपड़े धो रही है तो उनके साथ लग जाता है, कपड़ा लेके पहुँच जाता है धोने के लिए। तो जब शिशु 3 वर्ष का होता है तो अन्य बालकों के साथ खेलना चाहता है। अर्थात जब 3 वर्ष का होता है तो उसके समाज में उसके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी बालक रहते हैं उनके साथ खेलना चाहता है। इस प्रकार उसका अन्य बालकों के साथ सामाजिक विकास शुरू हो जाता है यहीं से, शैशवावस्था से। और जब वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो उसका वहाँ पे सामाजिक विकास शुरू होता है।
तो अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। तो बाल्यावस्था जो होती है ये है अपनी जन्म के 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। तो इसमें बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। पहला पॉइंट, जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो उसे एक नया वातावरण मिलता है, वह इस वातावरण में अनुकूलन करना सीखता है। दूसरा, जब बालक वातावरण से अनुकूलन करना जान जाता है तो वह उसमें अनेक गुण आ जाते हैं, अर्थात वह स्कूल जाता है, वहाँ पे उसे नया वातावरण मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं, नए शिक्षक मिलते हैं, नई परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो उनके साथ अनुकूलन करना सीखता है। और वो जो होता है बालकों के साथ खेल खेल में कई सामाजिक गुण सीखता है, जैसे कि अब हो गया कंपटीशन का आता है उसमें गुण एक, और होता है दूसरों की हेल्प करना, कैसे दूसरे की मदद करना, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें उस गुण उसमें आती हैं। और तीसरा पॉइंट, जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो वह किसी न किसी टोली के सदस्य होता है, ये तो आपको बता ही चुके। तो टोली के और वो जो टोली के आदर्श होते हैं वो उनका ही अनुपालन करता है। बालक अपने समूह के प्रति वफादार हो जाता है तो वो एक वफादार, ईमानदारी, इसका भी गुण सीखता है। बालक इसी प्रकार के वस्त्र पहनता है, आचार विचार करता है जैसे कि उसका समूह। जब बालक किसी समूह का सदस्य हो जाता है तो उसमें क्या होती है, नेतृत्व की भावना जागती है और उत्साह भी जागता है। इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक के प्रति बहुत ही आकर्षित होते हैं। उनको टीचर जो होती हैं बहुत अच्छे लगते हैं। जो टीचर अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो टीचर प्रेम से आचरण करती हैं तो उनकी तरफ बच्चे बहुत ही आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में बालक वही करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। इस अवस्था में यह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का व्यवहार बनाया भी जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है और बुरा भी। तो यह अवस्था जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं पूर्व किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था, उसमें क्या सामाजिक विकास होता है, कैसे। पहला पॉइंट, इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण उत्पन्न होता है। हाँ जी, क्योंकि इस अवस्था में कामुकता बहुत ही अपनी चरम सीमा पर होती है। इसी वजह से बालक और बालिकाएं जो होते हैं बन ठन कर श्रृंगार कर रहना चाहते हैं ताकि अपने जो विषम लिंगी हैं उसको प्रभावित कर सकें। बालक और बालिकाओं के कार्य क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार वे अपने समूह का निर्णय करते हैं और इन समूहों का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहता है और उन्हें अपने व्यवसाय का चयन करना होता है। तो इस कार्य में सफलता या असफलता उनके सामाजिक विकास की दशा निर्धारित करती है। चौथा पॉइंट, किशोरावस्था में जो बाल किशोरों का अपने माता पिता के साथ मतभेद हो जाता है। माता पिता बालकों पर कठोर नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन किशोरावस्था ऐसी अवस्था है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, अपने तरीके से वो अपने रास्ते का चयन करना चाहते हैं। वे किशोरों के सामने नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप किशोर तथा किशोरियां माता पिता के प्रति विद्रोह कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट, किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं होती हैं अपना ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के ही आदर्शों को फॉलो करते हैं। और कुछ बालक बालिकाएं ऐसी भी होती हैं जो ऐसे ग्रुपों में मतलब किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं होती हैं, वे अकेले रहना ही पसंद करते हैं और उनकी दोस्ती जो होती है समलिंगीय तथा विषमलिंगीय दोनों प्रकार से के व्यक्तियों से होती है। जिस प्रकार के बालक की दोस्ती, मित्रता या उनके ग्रुप होते हैं उसी प्रकार के उनमें नैतिक गुण आते हैं। उनमें वे उत्साही तथा परोपकारी बन जाते हैं। उनमें सदैव गरीबों तथा दुखियों के प्रति सहानुभूति रहती है। तो किशोरावस्था के अंत समय में अर्थात 18 वर्ष के पश्चात किशोर तथा किशोरियों के सामाजिक व्यवहार में काफ़ी परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। तो यह हमने देखा सामाजिक विकास कैसे होता है बालक का। तो अब देखते हैं भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा का विकास, एक सामान्य बालक भाषा के विकास की विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ आसानी से भाषा पर अधिकार कर लेता है। यह विकास जो होता है, भाषा विकास जो होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है।
बालक के भाषा विकास से पूर्व वह कुछ प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे पहला, रोना चीखना। रोना या चीखना बालक की सर्वप्रथम आवाज़ है। शिशु को यदि कुछ चाहिए, शिशु को इसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ध्वनि स्वर यंत्रों से स्वतः निकलती है। यह ध्वनि अनियंत्रित और अनियमित होती है। देखा गया है कि शिशु प्रथम 2 सप्ताह में आकरण ही रोता है। हाँ, आपने भी देखा होगा। ऐसे क्रंदन में शिशु की आंखों में आंसू नहीं आते, परंतु वह श्वास की गति अनियमित होती है। उसकी नाड़ी की गति बढ़ जाती है, मोटियां भीग जाती हैं और मुख लाल हो जाता है। यदि माता और शिशु को गोद में उठा लेती है तो शिशु का यह आकरण रोना बंद हो जाता है। तो शिशु का आकरण क्रंदन 30 सप्ताह के पश्चात कम होने लगता है। 7 सप्ताह तक की आयु के बालक भूख, शोर और प्रकाश के कारण रोते हैं। अर्थात 7 सप्ताह के बालक को भूख लगती है इसलिए वो रोते हैं, उनको कहीं दर्द होता है तो वो रोते हैं, उनको कुछ चाहिए इसलिए रोते हैं। वोहलर के अनुसार शिशु के क्रंदन के अनेक कारण हो सकते हैं। इसमें से प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। पहला है उच्च स्वर, शारीरिक कष्ट हो, उसे कोई निद्रा में बाधा आ रही हो, उसके तंग कपड़े पहना दिए गए हों उसको, या फिर खिलौना छीन लिया गया हो उससे, तीव्र प्रकाश, थकावट, भूख, भय, इन सब के कारण वह रोता है। अब दूसरा है बबलाना, बैबलिंग। शिशु में बबलाने की स्थिति 3 माह से 8 माह तक देखी जा सकती है। इसमें बालक के स्वर यंत्रों का विकास होता है। शिशु प्राय ऐसी ध्वनियाँ निकालता है जिसमें उसे आनंद आता है। आपने भी देखा होगा, जैसे अगर वो एक बार छींक दे तो उस आवाज़ आती है, उसी को सुन के वो बार बार दोहरा दोहरा के छींकता है और खुश होता है। बालक आत्म संतोष के लिए ऐसी ध्वनियाँ निकालता है। यदि माता पिता उसकी ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं तो वह उन ध्वनियों को और दोहराता है। आपने भी ये देखा होगा, आपके घर में बालक होंगे। वैसे कभी कभी इन ध्वनियों का अर्थ लगाने लगते हैं। शिशु को इन ध्वनियों को निकालने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आयु के साथ साथ इसमें की भी कुछ ध्वनियाँ समाप्त हो जाती हैं और कुछ में परिवर्तन आ जाता है, परंतु क्रमशः इन ध्वनियों को संख्या बढ़ती जाती है। जब शिशु के आगे के दांत निकल आते हैं तो वह दांतों की सहायता से व्यंजन वर्ण धीमे धीमे बोलने लगता है। अभ्यास से कुछ ध्वनियाँ अधिक नियंत्रित हो जाती हैं। बबलाने की क्रिया बालक को आनंदित कर देती है। इसी कारण से वो अकेले में भी बबलाता होगा। आपने देखा होगा, बालक अकेले में भी बैठ के बबलाते हैं। शिशु अपनी ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होता है। बालक इसे एक प्रकार का खेल समझते हैं। तीसरा है संकेत, गेस्चर। वयस्कों को अपनी बात समझाने के लिए शिशु नाना प्रकार के संकेत करते हैं। इस कार्य के लिए वे समस्त शरीर का उपयोग करते हैं। हाँ जी, वे इस प्रकार वयस्कों को अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। शिशु को इस बात में असफलता मिलने पर वह रोने लगते हैं। शैशवावस्था में बालक अनेक प्रकार के संकेत करता है। माता पिता इन संकेतों के आधार पर शिशु की बात समझते हैं। तो चलिए देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। तो भाषा का विकास आयु के अनुसार होता है। भाषा के विकास की दृष्टि से इन्हें 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहला, 2 से 3 वर्ष की आयु। 2 से 3 वर्ष की आयु, शिशु इस आयु में 1 या 2 शब्दों से आगे बढ़कर अनेक शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। अब वह सर्वनामों, प्रोनाउन का प्रयोग करने लगता है, जैसे हो गया आप, मुझे। वह मैं और मुझ का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, परंतु भूतकाल के संबंध में सही बोलने लगता है। 3 वर्ष की आयु का बालक जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है, जी हाँ, 4 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु। 4 वर्ष की आयु तक बालक की वाक्य रचना में काफ़ी सुधार आ जाता है। वह वाक्य बोलने लगते हैं। शिशु व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने लगता है। बालक अनेक प्रकार की बातों में रुचि रखता है और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछते समय बालक उत्तर की परवाह किए बिना दूसरा प्रश्न पूछने लगता है। बालक प्रश्नों की बौछार कर देता है।
शिशु ऐसी बढ़ती हुई शब्द शक्ति के अभ्यास के लिए करता है। किंडरगार्टन की आयु तक बालक को अनेक शब्दों पर नियंत्रण हो जाता है। वह अनेक शब्दों के सूक्ष्म अर्थों को नहीं समझ पाता है, फिर भी वह बोलता है। तो तीसरा है 6 से 10 वर्ष तक के बालक। अब बालक प्राथमिक शाला में जाने लगता है, मतलब प्राथमिक स्कूल में उसका जाना शुरू हो जाता है। तो अब वह अपनी मनचाही बात आसानी से बोल सकता है। अब वह सीखने में भाषा का प्रयोग करने लगता है। बालक के भाषा के विकास में परिवार तथा विद्यालय का विशेष योगदान रहता है। तो ये तो हमने जाना कि बालक का भाषा विकास कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं। तो पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। जो शिशु प्रारंभ से ही शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, उसकी भाषा का विकास सरलता से होता है तथा बिना किसी समस्या के होता है। यदि शिशु आरंभ से ही अस्वस्थ रहता है अथवा उसे कोई रोग मतलब घेर लेता है, तो उसके बोलने की प्रक्रिया जो होती है रुक जाती है। और इसमें कुछ कारण इस प्रकार हैं। शिशु का अपने साथियों से संपर्क समाप्त हो जाता है, अर्थात वह बीमार है तो घर पे ही रहता है, अपने साथियों के साथ नहीं रहता। रोग के कारणों से बोलने की प्रेरणा नहीं मिलती और शिशु की सभी आवश्यकताएं बिना बोले पूर्ण कर दी जाती हैं, तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने दोस्तों के साथ रहता तो वह नए नए शब्द सीखता है। दूसरा कारण है बौद्धिक स्तर। अनेक मनोवैज्ञानिक, जिनमें टर्मन, शर्ले, गैरिसन आदि प्रमुख हैं, का विश्वास है कि बौद्धिक स्तर तथा शिशु के बोलने में घनिष्ठ संबंध है। बालक की बोली सुनकर उसके बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। स्पाइकर तथा इरविन ने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि लब्धि तथा शिशु की भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध है। तो और पारिवारिक संबंध। अधिकतर देखा गया है कि अनाथ बालक जो होते हैं अधिक रोते हैं और कम बोलते हैं। उसके मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कम होती हैं। अनाथ बालक बोलना देर से सीखते हैं और आयु भर पीछे ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनाथ बालक जो होता है परिवार में नहीं रहता है और आम बालक जो परिवार वाला है वो परिवार के साथ रहता है, तो वह अपने परिवार से कई शब्द सीखता है, उसका भाषा विकास अच्छा होता है। फिर चौथा है सामाजिक और आर्थिक स्तर। अर्थात ऐसा देखा गया है कि जिन बालकों का सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न होता है वो जो होते हैं बोलना देर से सीखते हैं और ऐसे शिशु को बोलने के अवसर कम मिलते हैं। तो शिशु के रोने की क्रिया सभी शिशुओं में समान होती है और देखा जाता है कि उच्च वर्ग के शिशु जल्दी बोलना सीख जाते हैं और उच्च वर्ग के शिशु अधिक बोलते हैं और उच्च वर्ग के शिशु शुद्ध उच्चारण करते हैं। पांचवा है लिंग भेद। 1 वर्ष तक भाषा विकास की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है, परंतु द्वितीय वर्ष के आरंभ से भाषा विकास में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते क्या है। पहला, बालकों की अपेक्षा बालिकाएं बोलना जल्दी प्रारंभ करती हैं। हाँ जी, बात सही है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाएं बोलना जल्दी प्रारंभ करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवार में वो माता के साथ ज़्यादा रहती हैं, तो माता के संपर्क में रहने के कारण वो ज़्यादा शब्द मतलब सुनती हैं और वही बोलने की प्रयास करती हैं। और बालक छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, परंतु बालिकाएं जो होती बहुत लंबे लंबे वाक्य बोलने लगती हैं। बालकों की बौद्ध शब्दावली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। इसका यही एक कारण है। क्यों? क्योंकि वो माताओं के साथ ज़्यादा रहती हैं, घर पे रहती हैं। बालिकाएं जो होती हैं माता के साथ ज़्यादा अधिकतर रहती हैं और जो बालक रहते हैं पिता के साथ। लेकिन पिता जो रहता है काम की वजह से घर के बाहर ही अधिकतर रहता है, इस वजह से बालक जो होता है बालिकाओं से पीछे रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा बालक का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास और इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो अब सवालों की बारी। सबसे पहला प्रश्न, बालक भाषा विकास में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया करता है? बबलाना, रोना, बोलना, इन तीनों में से कोई सा भी। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बालक के प्रारंभिक काल में जो संवेग होते हैं वह कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं, स्थिर होते हैं, कठोर होते हैं या फिर स्पष्ट होते हैं? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।